हेलो एवरीवन, प्रीलिम संडे सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी से लिया गया है, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में उत्पत्ति के से इतिहास, संवैधानिक विकास, संविधान के निर्माण और संविधान सभा को लेकर के आईएएस और यूपीपीसीएस के साथ साथ अदर स्टेट बेसिक एग्जाम में लगातार इस टॉपिक पर प्रश्न बनते रहे हैं। ये ऐसा एक टॉपिक है जिसे मल्टीपल क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम, मल्टीपल ईयर में यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आज के सेशन में हम इस टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं। आप सभी यूपीपीएससी और आरओआरओ के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्र इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखें और सभी टॉपिक का यहाँ पर रिविजन जरूर करते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, भारतीय संविधान के इतिहास की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं, इसको दो अलग अलग यहाँ पे काल में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला जो है, जब कंपनी का एक शासन था जो 1773 से लेकर 1858 था। इस समय काल में को अगर हम देखें तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध आपको पता होगा। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की विजय जो हुई और उसके बाद जो दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद के कह सकते हैं पश्चात ये कंपनी का शासन आप मान सकते हैं कि 1773 से प्रारंभ हो जाता है और 1857 की जो क्रांति होती है उस क्रांति के तक यहाँ पर देखा जाए 1858 तक जब चेंज होती है प्रशासनगत स्थिति, क्राउन के पास शासन चला जाता है, उस बीच यहाँ पर कंपनी शासन करती है और भारत में अलग अलग तरीके से चीज़ों को संचालित करती है। और 1857 के विद्रोह के बाद जो होती जो प्रक्रिया बनती है, जिस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पर विद्रोह होता है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, तो क्राउन जो होता है यहाँ पर हरकत में आता है, चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेता है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे देखा जाए कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया जो होती है वो क्राउन के शासन में ही यहाँ पर शुरू होने लगती है। इसके बाद हम देखें तो भारतीय संविधान की उत्पत्ति के इतिहास को कई सारे यहाँ पे ईयर वाइज हम इसको देख सकते हैं, कब क्या डेवलपमेंट हुई, कौन से एक्ट लेकर आए। एग्जाम में देखा जाए तो ये टॉपिक ईयर वाइज या कालक्रम के हिसाब से आपसे पूछा भी जाता है, कब क्या कौन सी घटना घटित हुई, कौन सा एक्ट लेकर आया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1600 में हम देखते हैं कि व्यापारी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एक व्यापारी ग्रुप में भारत में प्रवेश करते हैं, उनका आगमन होता है। 1765 तक देखा जाए तो मूलतः बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप तो नहीं, वो ज़्यादातर व्यापारी के रूप में काम करते रहे और कहीं कहीं छिटपुट यहाँ पर राजाओं के साथ सहयोग करके वहाँ पे युद्ध इत्यादि भी लड़ते रहे। लेकिन 1765 का जो समय आता है जहाँ पे शाह आलम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार दे दिए जाते हैं और यहीं से देखा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वे व्यापारी से बढ़ करके थोड़ा सा प्रशासनगत स्थितियों में भी प्रवेश करना शुरू करते हैं। 1773 में देखा जाए तो एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं और यहाँ से आपको देखा जाए कंपनी का शासन आपको शुरू हो जाता है, जिसमें कंपनी नए नए यहाँ पे एक्ट के माध्यम से प्रशासनगत व्यापार को लेकर नीतियाँ, एक्ट, कानून और उस पर नियंत्रण रखना, टैक्स लगाना, इस तरह की गतिविधियाँ वो यहाँ पर शुरू करते हैं। 1781 में देखें एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आ जाते हैं। 1784 में पीस्ट इंडिया एक्ट लाते हैं। 1813 में चार्टर एक्ट लेकर आते हैं। देखिए इनके बारे में डिटेल से अभी हम देखेंगे क्या क्या इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई हैं, लेकिन इनका देखिए कालक्रम जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1833 में देखें तो फिर से एक चार्टर एक्ट लाते हैं और 1853 तक आपको एक और चार्टर एक्ट लाते हैं। तो यहाँ पर 1600 लेकर 1853 के बीच यहाँ पे कौन कौन से चार्टर एक्ट है जो कंपनी शासन के अधीन है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद जब कंपनी का शासन परिवर्तन होके क्राउन के शासन के पास जाता है तो यहाँ पर इनके द्वारा भी कई अलग अलग आपके कानून लेकर आए जाते हैं, जिसमें 1858 का एक भारत शासन अधिनियम, 1861 से 92 और 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 में भारत शासन अधिनियम, 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत, 1935 में भारत शासन अधिनियम और 1946 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर आते हैं और भारत यहाँ पे स्वतंत्र हो जाता है और भारत का अपना एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसके संविधान को लागू करने की कहानी फिर 1947 से शुरू हो जाती है। लेकिन आइए यहाँ पर आप चलते हैं, ये सारे जो एक्ट हैं इनमें क्या क्या कब कब कौन कौन सी घटनाक्रम हुई, किस एक्ट में कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया, उसके कारण किस तरह परिवर्तन रहे या किस तरीके के टॉपिक आपके एग्जाम में बनते हैं वो देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे पहला एक्ट कंपनी के शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ, हम उस पर यहाँ पे नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन लेकर आए गए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल सबसे पहले कहाँ और कब शुरू किया गया, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल में किया गया। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किस एक्ट के माध्यम से लाया गया, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के माध्यम से हुआ, तो वो भी 1773। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए अनिवार्य कर दिया गया
कि वो भारत में इसके राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर एक रिपोर्ट भेजेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो एक व्यवस्था डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है 1774 ईस्वी में फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत कम शक्तियां उस समय सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियागत चीजें आपको यहाँ पे प्रारंभ होती हुई देखी जाती है। फोर्ट विलियम जो 1774 में स्थापित हुआ। और बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम ध्यान रखिएगा, मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा जो एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और इसमें यहाँ पर जो पहली एक व्यवस्था लेकर आई, दोहरी कह सकते हैं कि व्यवस्था, शासन की एक दोहरी व्यवस्था, जिसमें वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया गया और राजनीतिक जो कार्य यहाँ पर देखता था उसके राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियुक्त कर दिया। यानी कि व्यापार करने के लिए अलग प्रशासनगत स्थितियां, अलग यहाँ पर आपको एक डायरेक्टर्स होते थे, वो यहाँ पर पॉलिसी बनाते थे, और राजनीतिक स्तर पर जो भी क्रियाकलाप होते थे, डिसीजन लेने होते थे, उसको यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा। अब कंपनी के अधीन जो भी यहाँ पे देखा जाए क्षेत्र थे, उन्हें ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाने लगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब भारत के अधीन एक औपनिवेशिक देश के रूप में यहाँ पर इसे भारत को मानता या उसे देखा जाने लगा आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाकर ब्रिटिश सरकार के यहाँ पे नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। यानी कि एक डायरेक्ट जो नियंत्रण था कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश सरकार का भी आपको भारत में देखने को मिलता है, वो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, जो इसमें देखें तो भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो को व्यापारिक जो एकाधिकार था, देखिए दो चीजें थी, भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक जो चाय और अफीम के व्यापार को छोड़ करके यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। यानी कि अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने का मौका दिया गया, जो सिर्फ अभी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। सिर्फ दो चीज़ें छोड़ी गई थी, इनको नाम ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, चाय और अफीम। इसके अलावा विज्ञान और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए एक वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया भारतीयों के लिए कि किस तरीके से शिक्षा को बढ़ाया जाए, भारतीयों के यहाँ पे विज्ञान इत्यादि अंग्रेजी की यहाँ पे शिक्षा दी जाए। और इसके लिए अगर हम देखें तो 1 लाख के वार्षिक का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस पे भी विवाद हो जाता है। पाश्चात्य वर्सेस यहाँ पर भारतीय शिक्षा को लेकर, प्राच्य वर्सेस पाश्चात्य को लेकर, 1 लाख वार्षिक यहाँ पे खर्च किस तरीके से किया जाए इत्यादि को लेकर। लेकिन हाँ, शिक्षा पर पहली बार एक जोर उस पर खर्च करने की जो बात आती है, उस एक्ट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। इसके बाद 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा लेकर आते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। इसकी क्या विशेषता रही, इसमें देखिए केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम यहाँ पर उठाया जाता है चार्टर 1833 के माध्यम से। अब बंगाल के गवर्नर को, क्योंकि केंद्रीकरण की प्रक्रिया आपको पूरे देश में एक स्तर पे आपको करनी होती है, किसी एक क्षेत्र के स्तर पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे भारत की व्यवस्था को अगर हम देखें, जब तो प्रधानमंत्री जो एक संघवाद की एक प्रक्रिया है तो वहाँ पे केंद्रीकरण है, और छोटे छोटे राज्यों के स्तर पर आपको देखा जाए तो वहाँ पर मुख्यमंत्री प्रशासनगत देखते हैं। तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया कि भारत का एक गवर्नर जनरल बनाकर केंद्रीकरण की प्रक्रिया को यहाँ पर देखा जाने लगा। यानी कि एक प्रशासनगत स्तर पर एक सर्वोच्च व्यक्ति को बैठा दिया है, उसके नीचे क्षेत्रीय प्रांतों को वहाँ पर उसके नीचे रखा जाएगा। इस अधिनियम के तहत ही एक अन्य नाम सेंट हेलेना एक्ट भी यहाँ पर देखा जाए, कई बार इसको कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सेंट हेलेना एक्ट किसे कहते हैं, तो चार्टर एक्ट 1833 को। इसके बाद मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी और विधायी शक्तियों को यहाँ पर वापस ले लिया गया, अर्थात कानून बनाने की जो शक्ति थी वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की विधायी की उस शक्ति को उठाकर दे दिया गया आपके बंगाल गवर्नर जनरल। इसके बाद एक और जो काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि सिविल सेवा के लिए, जो कि आप प्रिपरेशन यहाँ पर कर भी रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक असफल प्रयास जो पहली बार किया गया था वो इसी एक्ट के माध्यम से किया गया 1833 के तहत। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया, किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट। इसके बाद चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको समाप्त कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहाँ पे पहला भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और प्रक्रियाएं जो थी आपको 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिली। इसके 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट यहाँ पर ब्रिटिश लेकर आ जाते हैं, जिसको बोला गया भारत के संदर्भ में 1853 का चार्टर एक्ट। और इसमें यहाँ पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं लेकर आएगी जो अभी तक यहाँ पर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा दी नहीं गई थी। जैसे कि
पहली बार गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी उसकी विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को यहाँ पे अलग अलग कर दिया, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण को जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो आपको पहली बार चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से देखने को मिली। इसीलिए इसे भारत के संसदीय व्यवस्था का यहाँ पर प्रारंभ भी माना जाता है। ये भी आपको हाईलाइट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में प्रारंभ की जो पहली यहाँ पे किरण है या पहली जो आपको स्थिति देखी गई किस एक्ट के माध्यम से देखी, तो चार्टर एक्ट 1853। इसके अलावा भारतीयों को प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल होने की अनुमति भी 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई। तो ये कंपनी शासन के अधीन जो महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट रहे हैं 1773, 1784, 1813, 1833 और 1853, ये हमने देख लिया और इनके तहत क्या क्या विशेष यहाँ पर घटित हुआ उसको देख लिया। अब चलिए बात करते हैं कि क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ उसमें कब कब किस किस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर लेकर आई गई और उसमें क्या बदलाव भी लेकर आए गए, किस तरीके से भारतीय संविधान का यहाँ पर विकास हुआ। तो सबसे पहले आइए इस पे यहाँ पे नजर डालते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 देखा जाए तो ये इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है कि भारत का जो शासन था अब कंपनी से हटा दिया गया था और किसको दे दिया गया, ब्रिटिश ताज को यहाँ पे सौंप दिया गया था। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल को अब यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया जिसको बोला गया जाने लगा वायसराय। इसके अलावा भारत के राज्य के जो सचिव हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पद का यहाँ पे सृजन किया गया जो भारत से संबंधित मामलों को यहाँ पर देखेगा, उसको यहाँ पर रखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो दोहरी व्यवस्था यहाँ पर शुरू की गई थी उसको 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। और पहला जो वायसराय बनाया गया था तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पहला वायसराय कौन बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो शुरुआत आपको देखने को मिलती है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। साथ ही विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत आपको देखने को मिली है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल करके एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को वापस शुरू किया है। यानी कि जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लेकर आई गई थी, जो बॉम्बे और मद्रास से आपको विधायी शक्तियां कानून बनाने की शक्ति छीनी गई थी, वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से वापस उन्हें सौंप दी जाती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो की जो शुरुआत यहाँ पर आपको देखने को मिली, वायसराय को अध्यादेश यहाँ पे जारी करने की शक्ति दी गई, वो भी यहाँ पर आपको इस एक्ट के माध्यम से। और बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे जो राजनीतिक एक प्रतिनिधित्व की बात होती है वो भी आपको देखने को मिला आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लाइक विधान परिषदों का गठन किस यहाँ पे अधिनियम के माध्यम से किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसके काफ़ी सालों बाद, करीब देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय तक 30-31 साल तक कोई सुधार प्रक्रिया लेकर अंग्रेजों के द्वारा नहीं लाई गई। लेकिन 1892 में एक बार फिर से देखा जाए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 प्रस्तुत किया गया, जिसमें दो बड़े बदलाव आपको देखने को मिले। एक प्रक्रिया लेकर आएगी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी सदस्यों को यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। यानी केंद्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे अलग अलग यहाँ पे विधानसभाओं परिषद को गठित किया गया और उसमें जो सरकारी के बजाय गैर सरकारी जो सदस्य हुआ करते थे उनको बढ़ाया गया। विधान परिषद के कार्यों का विस्तार जो किया गया, जैसे कि बजट पर यहाँ पे चर्चा करने के संदर्भ में वहाँ पर उनको अधिकार दिए गए कि आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर संदर्भ सुझाव इत्यादि दे सकते हैं। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लेकर आए, जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी यहाँ पर कहा जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की संख्या को यहाँ पे बढ़ाया गया और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इसमें दो चीजें ज्यादा, एक तो यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1990 को और किस नाम से जानते हैं तो मार्लियामेंटो सुधार, और दूसरा यहाँ पे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब की गई तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे एक और तथ्य इस पे ध्यान रखिएगा, विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियों का दायरा विस्तार किया गया। यानी कि अब जो सदस्य थे वो कई सारी चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प प्रस्तुत करना, और साथ ही कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, जैसे सत्येंद्र सिन्हा को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, जो कि यहाँ पे पहले व्यक्ति के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 लेकर आया गया, जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। इसमें एक उत्तरदायी सरकार की आपको शुरुआत देखने को मिलती है, जहां पे प्रांतीय स्तर पर यानी कि द्वैत शासन का आरंभ हुआ और कह सकते हैं कि केंद्र के स्तर पर एक अलग शासन व्यवस्था, प्रांत के स्तर पर एक अलग शासन व्यवस्था, इस तरीके की कुछ प्रांतीय स्तर पर एक प्रक्रिया लेकर आई गई, जहां दो अलग अलग लोगों को कुछ शक्तियां आपको प्रोवाइड कराई गई। द्वैत शासन के आरंभ के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए तो विषयों की एक सूचीगत चीजें भी यहाँ पे लेकर आई गई। आरक्षित और हस्तांतरित विभाजन यहाँ पर विषयों के किए गए, और कि यानी कि आरक्षित जो विषय होते थे उस पर यहाँ पे अंग्रेज जैसे होते थे उसी पर डिसीजन ले सकते हैं, हस्तांतरित किसी अन्य को भी आप दे सकते हैं, वो इस पर यहाँ पर डिसीजन लेंगे। तो इस तरह की एक व्यवस्था आपको लेकर आई गई। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। दो अलग अलग सदन, दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लोगों को अपनी अपनी बातों को रखना, अपनी बातों के माध्यम से जनता की समस्याओं को वहाँ पे प्रस्तुत करना। साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो शुरुआत हुई, मताधिकार को लेकर के यहाँ पे एक सीमित मताधिकार की भी पहली बार आपको शुरुआत देखने को मिलती है। और सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की जो शुरुआत आपको देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें कई सारे सुधारों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई। लेकिन सबसे ज़रूरी था भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें रहीं जो आगे चलकर यहाँ पे हूबहू आपके भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण रहा, जैसे कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, देशी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ का यहाँ पे गठन किया गया। 3 सूचियां जो कि अभी भी हैं, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। प्रांतीय स्तर पर देखा जाए तो डायरकी व्यवस्था को समाप्त करके केंद्रीय स्तर लागू की गई। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू रही। वंचित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, जिसमें वंचित वर्ग महिलाएं, मजदूरों का होता था। और भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायपालिका का जो गठन हुआ वो भी आपको देखा जाए तो 1935 के अधिनियम से हुआ। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता की जो गाथा लिखी गई वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से, जिसमें ब्रिटिश शासन का जो अंत हो गया, भारत यहाँ पे स्वतंत्र हुआ। वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद को समाप्त किया गया। संविधान सभा का निर्माण और उसे अपनाने के संदर्भ में यहाँ पे अंगीकरण की शक्ति दी गई, यानी कि संविधान सभा अब संविधान का निर्माण कर सकती थी और उसे यहाँ पे स्वीकार भी कर सकती थी, लागू करा सकती थी। तो इस तरीके से भारत में अंग्रेजों के द्वारा, पहले कंपनी के द्वारा और फिर क्राउन के द्वारा अलग अलग समय पे कई सारे विधान, अधिनियम, एक्ट लेकर आए गए। और उसी के माध्यम से आप कह सकते हैं कि भारत में जो एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया रही, किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से अधिनियम लेकर आए गए, सुधार किए गए, प्रक्रियाएं जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया, लोगों के यहाँ पे अधिकार दिए गए, सरकारी व्यवस्था लेकर आई गई, उसे मानने, स्वीकार करने, आचरण करने और उसको समझने में यहाँ पर भारतीयों की एक हेल्प की, जिसे आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी भारत जब आज़ाद होता है तो भारत को अपने कानून के संदर्भ में इतना यहाँ पे अधिकार था कि वो आगे क्या कर सकता है, किस तरीके से अपने देश को संचालित करेगा, किस तरीके के कानून और शक्तियां यहाँ पर होनी चाहिए, कैसे यहाँ पर इसको विभाजित करना है। और इसी के माध्यम से संविधान का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ होता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी देखा जाए तो कई अलग अलग समय में होती है और इसमें कई अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय में यहाँ पर कई सारे यहाँ पे सुधार इसमें किए गए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान सभा को लेकर के कब, कहाँ, कैसे इसका विकास हुआ और फाइनली यहाँ पर इनके द्वारा कैसे यहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया। सबसे पहले देखिए आपको 1906 में पहली बार स्वराज की मांग संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव में आपको शामिल की गई 1906 में। 1934 में देखें तो एम एन राय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया, यानी कि काफ़ी सालों बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा। 1 साल बाद यानी कि 1935 में हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, एक तो एम एन राय वाला यहाँ पर भी होता है, कई बार इसको भी पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है, कब, 1940 में। और अगस्त प्रस्ताव में देखा जाए तो संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता है। उसके बाद 1942 में हम देखें तो स्क्रिप्स मिशन आता है और उसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकृति दी जाती है, परंतु मुस्लिम लीग देखा जाए तो इसके मुस्लिम लीग के द्वारा आपको संविधान सभा को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके 4 साल बाद फिर से 1946 में मुस्लिम लीग के असहमत के बावजूद यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी जाती है और उसी साल नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर एक संविधान सभा का यहाँ पे गठन हो जाता है।
इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को हम देखें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इनको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जिसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा की पहली बैठक में आयोजित की गई और आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी सभा में एक संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अस्थाई, पहले अस्थाई कौन थे, पहले अस्थाई, दोनों ध्यान रखिएगा। पहले अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और इसमें एकमत होकर 22 जनवरी 1947 को यहाँ पे अंगीकृत किया गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और इसे संविधान सभा में निम्नलिखित कई सारे परिवर्तन भी यहाँ पर किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, इसे विधायी निकाय बनाया गया गणेश वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में, तथा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी आपको ये बन जाती है। मुस्लिम लीग के सदस्यों, जिसमें पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों में सम्मति द्वारा संविधान सभा को छोड़कर इसकी सदस्यों की संख्या कम होकर कितनी रह जाती है, 299 सदस्य रह जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो जाता है और इसके कारण जो संविधान सभा में पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति उनको हटा दिया जाए तो 299 रह जाते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 1949 संविधान सभा का प्रारूप तैयार हो जाता है और इस प्रस्तावना उद्देशिका या 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां इसमें आपको शामिल हो जाती हैं। 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान को यहाँ पे लागू कर दिया जाता है और अपना लिया जाता है, भारत एक गणतंत्र के दौर पर स्थापित हो जाता है। और इस तारीख को इसलिए क्यों चुना गया था, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, तो लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को चुना गया था भारतीय संविधान को लागू करने के लिए। तो इस तरीके से भारतीय संविधान का जो एक आप कह सकते हैं कि निर्माण प्रक्रिया रही, संविधान का निर्माण कब कैसे शुरुआत हुआ, तो 1906 से लेकर के 1950 तक अलग अलग समय पे कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं कब कब घटित हुई उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्र व संप्रभु भारत के संदर्भ में जो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था उसमें कौन कौन सी किन किन चीज़ों को यहाँ पर इस रिजोल्यूशन में या इस प्रस्ताव में जगह दी गई थी। तो सबसे पहले देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत के यानी कि देश के तौर पे यहाँ पे प्रस्तुत करना कि भारत किसी अन्य के हस्तक्षेप से यहाँ पे प्रशासन नहीं करेगा, बल्कि भारत के लोग स्वयं यहाँ पर अपने लिए शासन प्रशासन या सरकार को चुन करके अपना शासन चलाएंगे। दूसरी चीज, भारतीय संविधान को अगर हम देखें तो सभी शक्तियों का स्रोत जो है जनता में निहित कर दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव में, जिससे भारतीय प्रस्तावना में भी यहाँ पे शामिल किया कि हम भारत के लोग। तीसरा यहाँ पे देखिए शांति और लोक कल्याण को यहाँ पे भारत बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी सारा विवाद, आंदोलन, क्रांतिकारी घटनाएं, लोगों की यहाँ पर समस्याएं रही हैं। तो यहाँ पर भारत ने जो चुना कि हम शांति और लोक कल्याण को ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता देंगे। न्याय एक बड़ी यहाँ पे समस्या थी जो समाज के हर वर्ग के लिए यहाँ पे ज़रूरी था, तो न्याय को 3 वर्गों अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों स्तर पर लागू करना था। अल्पसंख्यक आदिवासियों और वंचित वर्गों को यहाँ पर किस तरीके से उन्हें रक्षोपाय करना था, उनके लिए किस तरीके के प्रावधान लेकर आने थे। संविधान का उद्देशिका का या संविधान की उद्देशिका का आधार बनाया गया और विचार और अभिव्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्रता भी उस उद्देश्य प्रस्ताव में रखे गए। तो कई बार उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कौन कौन से यहाँ पे चीज़ों को इसमें रखा गया था, तो ये सभी मूलभूत चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की संरचना कैसी थी, तो सबसे पहले अगर हम नजर डालें यहाँ पर सदस्य संख्या की बात करते हैं तो कुल संख्या देखिए आपको 389 रहती है स्टार्टिंग में, और उसके बाद पाकिस्तान जो होता है इसमें 296 सदस्य होते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, और 93 जो सदस्य होते हैं वो देसी रियासतों के होते हैं। आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित प्रक्रिया भी यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को देसी रियासतों के राजाओं को, राज प्रमुखों को नामित किया गया था, जबकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुना गया था, यानी कि नामित और निर्वाचित दोनों लोगों से मिलकर के आपकी संविधान सभा बनी थी। तीसरी चीज, इसमें भारत के सभी सामाजिक वर्गों को जगह दी गई थी, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन महात्मा गांधी, एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पे समितियों का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसमें देखिए प्रमुख जो बड़ी समितियां थी 8 थी,
जैसे संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे यहाँ पे सरदार पटेल। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एडवाइजरी या परामर्श समिति, जिसके यहाँ पे सरदार पटेल अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए जो समिति है उसके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग या संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी देखा जाए जैसे प्रांतीय संविधान, प्रारूप समिति, परामर्श समिति, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं। इसी तरीके से संविधान सभा की कुछ और समितियां रही हैं, जिसमें हम देखे जाएं तो आपको करीब लघु या छोटी समितियों की कुल 15 में से 2 प्रमुख थीं। 15 कुल समितियां, जिसमें 2 थीं प्रमुख, एक वित्त और स्टाफ समिति, दूसरा भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति। इसमें भी अगर हम देखें प्रारूप समिति के कई बार होता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हमें पता है, लेकिन उसके कौन कौन से सदस्य थे ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रारूप समिति के यहाँ पे जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको टी कृष्णचारी श्रीकांत यहाँ पर हैं। बाद में यहाँ पे टीपी खेतान के स्थान पे मतलब टीटी कृष्णचारी को शामिल किया जाता है। एनजी आयंगर यहाँ पर आपको होते हैं। ए.के. अय्यर हैं, डॉक्टर के.एम. मुंशी हैं, एस.एम. सादुल्ला हैं और एन माधव राव यानी कि बी.एल. मित्रा यहाँ पर आपको के स्थान पर एन माधव। तो 2 लोगों को यहाँ पर बाद में बदला जाता है। पहले यहाँ पे देखा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्यों में स्टार्टिंग में बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान थे, बाद में इनकी जगह पे एन माधव राव और टी.टी. कर्मचारी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये आपके बाकी अन्य सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। इसके बाद देखा जाए एडवाइजरी या परामर्श समितियां जो थी, जिसमें 5 उप समितियां भी आपको थी। तो इसमें भी देखा जाए जैसे मूल अधिकार की समिति के यहाँ पे जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक मामलों के एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों असम के अपवर्जित आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समितियों के अध्यक्ष है जी.डी. बोरदोलाई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के असम क्षेत्रों को छोड़कर संबंधित उप समिति के ए.वी. ठक्कर और उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित उप समिति यहाँ पर बनी हुई थी। और ये सारी उप समितियाँ के उपाध्यक्ष के संदर्भ में यहाँ पर काम करते थे। इस संदर्भ में इस क्षेत्रों को लेकर के किस तरीके प्रक्रियागत होनी चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्या शामिल करना चाहिए, संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको लेकर के यहाँ पे सुझाव दिए गए। कई संदर्भ में देखा जाता है कि संविधान सभा की एक आलोचना भी आपको देखने को मिलती है, जिसके कई सारे कारणों को यहाँ पर उल्लेख करने को मिलता है अलग अलग समय में। आइए उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे संविधान सभा की आलोचना के जो पहला यहाँ पर एक बिंदु देखने को मिलता है कि प्रतिनिधात्मक संस्था नहीं थी, यानी कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व आपको हर क्षेत्र के संदर्भ में किस तरीके से दिया जाना चाहिए, कोई डायरेक्ट चुनकर नहीं आता था। एकल संक्रमणीय एक कह सकते हैं कि मत से चुने गए थे। आरंभ में देखा जाए जब समय से संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी कि एक संप्रभु संस्था के तौर पर इसका गठन नहीं माना जाता है। और तीसरी चीज़ देखा जाए संविधान सभा को तैयार करने में बहुत समस्या लगभग देखा जाए तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं, जो कि ऑलमोस्ट करीब 3 साल यहाँ पे लग जाते हैं। कांग्रेस का देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से प्रभुत्व था, कोई अन्य पार्टियां नहीं थी, कोई यहाँ पर अन्य जिसके संदर्भ में कोई अन्य विचार यहाँ पर देखने को मिले। कांग्रेसी विचारधाराओं से यहाँ पर ग्रसित कई बार इसकी आलोचना इस संदर्भ में भी की जाती है। इसके अलावा संविधान सभा मूल रूप से राजनीतिक और वकीलों का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपको ये तैयार किया गया था। और हिंदू समुदाय के एक वर्चस्व भी आपको संविधान सभा में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उसकी आलोचना के कारण इसमें बनती हुई दिखाई देती हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखा जाए तो अन्य एक टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको संविधान के बारे में एक टॉपिक आता है प्रस्तावना या उद्देश्य का। इससे जुड़े कई सारे पहलू हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।